हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग केमिस्ट्री के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो सारे के सारे एग्ज़ाम जो भी आप लोग दिलाते हो ना, चाहे वो आप लोग का शिक्षक भर्ती हो या वन सेवा परीक्षा हो जिसमें आप लोग के प्रमुख रूप से अलग अलग जो भी एग्ज़ाम्स आते हैं, या शिक्षक वर्ग 2 हो, प्रयोगशाला हो, आप यकीन कीजिए कि इस पर्टिकुलर टॉपिक पे ना हर एक एग्ज़ाम में कम से कम एक सवाल तो आता ही आता है, अनिवार्य है ना आना, और उससे ज़्यादा भी, कभी 2 सवाल कभी 3 सवाल भी पूछा जा सकता है। हर एक वर्ग में पूछा जाएगा ना, तो भैया चाहे वर्ग 2 शिक्षक हो, वर्ग 3 शिक्षक हो, वर्ग 1 शिक्षक हो, या आपका वन रक्षक परीक्षा हो, जो भी है हर जगह आप लोग का ये टॉपिक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक में काउंट होता है। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे और हम लोग जानेंगे मेटलर्जी मतलब धातु कर्म के पहले भाग पे। धातु कर्म को हम लोग 2 या 3 लेक्चर्स के अंदर पूरा समेटेंगे और जितना भी चीज़ मैं आप लोगों को करा के दूंगा प्यारे साथियों, आपको केवल उतनी ही चीज़ें कवर करनी है। उससे आपका समझिए कि बेड़ा पार हो जाएगा ना, उससे बाहर आप लोग को इस चैप्टर में पढ़ना ही नहीं है, छूना ही नहीं है, इनफैक्ट मैं ये बोलूँगा। ठीक है, तो चलो मेटलर्जी में आज हम लोग देखते हैं। देखो धातु कर्म में होता क्या है, तो हम सब लोग को पता है कि जमीन से हम लोग को, पृथ्वी के गर्भ से हम लोग को मिलते हैं खनिज। उन खनिजों का लेयर पर लेयर काम होता है ना। पहले हम लोग उन खनिजों से क्या बनाते हैं, या जो अयस्क मिलते हैं, खनिज या अयस्क, उनका हम लोग पहले शुद्धिकरण करते हैं, उनको साफ करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग उसका क्या करते हैं, शुद्धिकरण के बाद एक्सट्रैक्शन मतलब या प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस चालू होता है, उनका शुद्धिकरण होगा, उसके बाद फिर उनका निष्कर्षण होता है। निष्कर्षण में अलग अलग विधियां होती हैं। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग को समय के साथ धीरे धीरे पढ़ना है। आज हम लोग जितने भी हमारे अयस्क हैं, ठीक है, अयस्क और खनिज में थोड़ा अंतर होता है कि अयस्क खनिज से ज़्यादा प्यूरिफाइड होते हैं। किसी भी धातु को प्राप्त करने के लिए हम उसका अयस्क लेते हैं, जैसे नाम सुने होंगे ना, आयरन का अयस्क होता है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, है ना। तो इसी तरीके से जितने भी जो अयस्क हैं उन सभी का मैं आप सबके बीच में एक लिस्ट लिखते जा रहा हूँ, उनको ध्यान से देखेंगे सभी लोग। ये जो अयस्क रहेंगे ना, मैंने जैसे बोला कि ये कहाँ से आएंगे भैया, पृथ्वी के गर्भ से आएंगे। पृथ्वी से हमको खनन करके प्राप्त होते हैं, और जो भी चीज़ पृथ्वी से हम लोग को प्राप्त हो रहा है, स्वाभाविक सी बात है कि उनमें कहीं ना कहीं हमारे चारों ओर बहुत सारी गैसेज हैं। तो उन गैसों के साथ वो इंटरेक्शन करके ऑक्साइड, जैसे ऑक्सीजन से इंटरेक्ट करके ऑक्साइड बना दिया, नाइट्रोजन से नाइट्राइड बना दिया, कार्बोनेट बना दिया, सल्फेट बना दिया। तो अयस्क कभी भी ना प्यूरिफाइड फॉर्म में नहीं मिलते हैं, वो हमेशा किसी न किसी गैस के साथ क्या रहेंगे, मिश्रण में मिलेंगे। अब बात करोगे सर ऐसे भी तो धातु होते हैं जो निष्क्रिय होते हैं, बिल्कुल होते हैं। सोना है, प्लेटिनम है, ठीक है आपका, तो ये सारे धातु ना निष्क्रिय अवस्था में रह सकते हैं, परंतु अधिकांशतः जो अयस्क हमको मिलते हैं वो वातावरण के किसी न किसी तत्व के साथ जुड़कर क्या बनाते हैं, एक यौगिक बना के रखते हैं। और फिर हम लोग का काम रहता है उन यौगिकों में से उस ऑक्साइड की लेयर को, उस कार्बोनेट की लेयर को हटा के शुद्ध धातु प्राप्त करना। तो ये पूरा एक लिस्ट है। इस लिस्ट में एक एक पॉइंट को प्यारे साथियों आप लोग दिमाग में उतारते जाएंगे। मैं चीज़ों को आप लोग को याद कराने के लिए आसान से आसान भी बनाने की कोशिश करूंगा, पर याद रखिए जितनी चीजें मैं कवर करवाऊंगा उससे ज़्यादा आपको नहीं करना है। क्लियर है? चलो पहला आता है गैलेना। गैलेना किस धातु का है, तो भैया लेड धातु का है। कभी भी गैलेना बोला जाएगा, हम लोग अभी क्या दे रहे हैं, हम लोग सल्फर और आर्सेनिक युक्त अयस्क देख रहे हैं, और इन अशुद्धियों को हम लोग निकालते हैं भर्जन विधि द्वारा, जिसको रोस्टिंग या रस्टिंग मेथड बोलते हैं। ठीक है, सल्फर, ये सल्फाइड अयस्क उससे निकलता है। तो गैलेना मतलब लेड सल्फाइड, लेड सल्फाइड बोले तो PbS। ठीक है, नेक्स्ट है जिंक ब्लेंडी। जिंक ब्लेंडी किस धातु का अयस्क है, तो भैया जिंक का। ब्लेंडी वर्ड ये बना ही है सल्फर के लिए ना, ठीक है, तो ZnS। फिर बोलता है सिनेबार, याद रखना ना, गैलेना याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिनेबार ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछता है। ये मर्करी सल्फाइड होता है। क्या होता है, मर्करी सल्फाइड हाईली पॉइजनस है, ठीक है, विषैला है। आर्जेंटाइट, या इसी को सिल्वर ग्लास, ग्लांस जब भी वर्ड यूज करेगा ना, ग्लांस, आप समझ लेना कि भैया वहां पर सल्फर है, वहां कौन है, सल्फर है। ठीक है, या पाइरेट जीराइड क्या बोले तो रूबी सिल्वर, इन सभी का मतलब क्या है, Ag2S। क्या है, Ag2S। सिल्वर जो आर्जेंटाइट है ना, आर्जेंटाइट का प्यारे बच्चों आप लोग याद रखेंगे, Ag2S आर्जेंटाइट का है। बाकी जो आगे वाले हैं ना उन लोग के लिए आप ऐसे यूज कर लेंगे। ग्लास में मैंने बोला ना कि आप लोग उस सल्फर लगाओगे। आयरन पाइराइट, पाइराइट वर्ड भी जब भी आएगा तब भी सल्फर लगाना है, तो क्या हो गया, FeS2। ये भी एक इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
क्यूपकर या क्यूपकर निकिल मकर फफोलादार निकिल अगर देखना है तो वो निकिल आर्सेनिक हो जाता है। इसमें आर्सेनिक युक्त भी अयस्क होते हैं। और कॉपर पाइराइट, यहाँ ध्यान से देखो, कॉपर पाइराइट बोले ना तो कॉपर पाइराइट एक्चुअल में बच्चों होता है CuFeS2। क्या होता है? CuFeS2, ठीक है, जिसमें कॉपर और आयरन दोनों ही रहते हैं। पाइराइट का मतलब ही होता है Fe2। जैसे आयरन पाइराइट था तो डायरेक्ट Fe2, कॉपर पाइराइट बोला तो कॉपर तो रहेगा ही रहेगा, साथ ही में Fe2 लग गया। अच्छा, चेल्कोसाइट बोला जाए, देखो दो, चेल्कोसाइट बोला जाए या कॉपर ग्लांस बोला जाए तो मैंने बोला ना, ग्लांस जब भी बोलता है तो सल्फर आएगा तो Cu2S। याद रहेगा पूरा का पूरा। एक बार सब लोग वीडियो को रोको, जितना भी चीज मैं बताया उसको याद करते चलो, नहीं तो एक साथ आप 50 चीजें याद करने जाओगे, मुश्किल होगा। हो गया, इसको पूरा आप लोग रिवीजन कीजिए, वीडियो रोकिए 2 बार ना, बिना सोचे समझे। आप ये मत सोचिए कि आपको याद होगा कि नहीं होगा, बस मैं जो बोल रहा हूं उसको करिए, आप देखेंगे चेंज अपने आप दिखेगा आपको। आप वीडियो रोक के 2 बार आप कीजिए, हर स्लाइड में आपको ये काम करना रहेगा। चलो, अब ये तो हो गया सल्फर और आर्सेनिक युक्त अयस्क। अब हम लोग आएंगे ऑक्सीकृत अयस्क, मतलब जिसमें प्रमुख रूप से ऑक्सीजन होगा या उसके ऑक्साइड होंगे, ठीक है। तो भैया इसमें आप हेमेटाइट, आप सब लोगों को पता है हेमेटाइट किसका अयस्क है? लोहे का अयस्क है। भिलाई स्टील प्लांट आप सबको पता है कि यहां पर क्या बनता है? आयरन बनता है, लोहा बनता है, स्टील बनता है। और आप सबको पता है इसकी जो माइन होती है ना, जो इसका पूरा माइन, दल्ली राजरा माइंस आपने नाम सुना होगा, वहां से भिलाई स्टील प्लांट को रॉ मटेरियल जाता है। राव घाट है आपका, बेलाडीला की माइंस है। तो भैया दल्ली राजरा का जो माइंस था ना, जो मेन बीएसपी का असली बोलना चाहिए रीढ़ की हड्डी थी, तो अब तो खैर उसमें लगभग वो समाप्त हो चुकी है। वहां से हेमेटाइट किस्म का लोहा मिलता था। और हेमेटाइट का फॉर्मूला क्या रहेगा? Fe2O3, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और मैग्नेटाइट आयरन जो है ना Fe3O4 होता है। ये Fe2O3 है, ये फेरस ऑक्साइड, सॉरी ये फेरिक ऑक्साइड है, और ये क्या है हमारा? फेरस ऑक्साइड, ठीक है, फेरस ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड। अब ध्यान सुनना, मैं कहना चाहता हूं कि जो मैग्नेटाइट होता है ना, ये हेमेटाइट से भी ज्यादा शुद्ध होता है। क्लियर रहेगा? फिर आता है लिमोनाइट। क्या? लिमोनाइट। कुछ नहीं करना है, तो ये जो Fe2O3 हेमेटाइट है ना, तो उसमें जहां जितने ऑक्सीजन है उतने H2O लाके जोड़ दो। तो भैया Fe2O3 में 3 ऑक्सीजन थे, 3 H2O जोड़ दिया। मतलब मैं क्या पाया? मैं ये पाया कि ये तीनों के तीनों किसके ऑक्साइड हैं? तो ये तीनों के तीनों आप लोग, सॉरी किसके अयस्क हैं? आयरन के। किसके? लोहा के। तो लोहा के 3 प्रमुख अयस्क, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट। हम 2 जानते हैं, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, इसलिए मैंने आप लोग को लिमोनाइट भी सामने दिखाया। लिमोनाइट नाम आएगा तो समझ लेना लोहे के बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट अब आएंगे एल्यूमिनियम पे। तो एल्यूमिनियम में भी ये 3 रहेंगे हमारे, ठीक है। ये तीनों के तीनों किसके हैं? एल्यूमिनियम के हैं। क्या क्या? तो बॉक्साइड आप सब लोग को याद रखता है। बॉक्साइड को कैसे याद रखना है प्यारे साथियों? तो Al2O3 इंटू 2H2O, इंटू क्या रहेगा? 2H2O। अगर उसमें से मैं एक ऑक्सीजन वाटर हटा दिया, मतलब Al2O3 में से 2 की जगह एक H2O रखा, तो वो बन जाता है डाइस्पोर। क्या बन जाता है? डाइस्पोर। स्पोर मतलब गायब हो जाना, डाई मतलब 2 क्या हो गया? गायब हो गया। 2 गायब हो गया तो यहां पर क्या बचा? 1 बचा, ठीक है। तो Al2O3 इंटू H2O रहेगा तो डाइस्पोर है। 2H2O रहेगा तो आप लोग का बॉक्साइड है। अगर दोनों H2O गायब हो जाएंगे, Al2O बचेगा, तो वो याद रखना वो क्या है? कोरंडम है। ये तीनों के तीनों ही कतई ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, कई बार पूछा जाएगा। आज की इस सीरीज में मैं आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराऊंगा, ताकि आप जितनी भी चीज पकड़ रहे हो ना, पढ़ रहे हो, वो पूरा बिल्कुल अपने अंदर आत्मसात कर लो। मेरा पढ़ाने का सिस्टम ही यही है कि आपकी एक बार पढ़े तैयारी खत्म हो जाए, उसके बाद आपको ताकना झांकना भी ना पड़े ना कहीं से भी, ठीक है। नेक्स्ट प्यारे साथियों याद रखना क्रोमाइट। क्रोमाइट जो है ये 2 अलग अलग लोगों का मिश्रण है, आयरन ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड। तो FeO और Cr2O3, ये सारे के सारे हमारे क्या हो रहे हैं? अभी ऑक्साइड वाले अयस्क आ रहे हैं। ऑक्साइड वाले अयस्कों में कुछ और भी अयस्क हैं, उनको और देख लीजिए, ठीक। जिसमें आप टीन स्टोन, वेरी इंपॉर्टेंट, टीन स्टोन को हम एक नाम से जानते हैं, कैसिटराइट। क्या नाम देंगे? कैसिटराइट। टीन का मतलब होता है Sn, तो टीन स्टोन मतलब टीन के ऊपर पत्थर जैसे दिखेगा, उस पे ऑक्सीजन का लेयर जम गया है, तो SnO2, वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट। कैसिटराइट का फॉर्मूला SnO2। साथ में आप लोग वीडियो रोक रोक के रिवीजन करो, टुकड़े टुकड़े में तोड़कर पढ़ो। फिर क्राइसोबेराइट, ये थोड़ा नॉन इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ सकते हो, क्रॉस लगा दिए मैंने। ये बेरियम एल्यूमिनेट रहेगा, Al2O3, ठीक।
क्यूप्राइट, ये क्यूप्राइट है वो जिसको रूबी कॉपर के नाम से जानते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, Cu2O। ध्यान से सुनना, कॉपर ग्लांस बोलेगा, ठीक है, या चेल्कोसाइड बोलेगा तो Cu2S था, वहां ग्लांस बोलना मतलब सल्फर आया, पाइराइट बोलना मतलब सल्फर आया। कॉपर पाइराइट का फॉर्मूला बताओ, अभी पढ़े थे, CuFeS2। पाइराइट मतलब आयरन के साथ सल्फर, ठीक है। कॉपर ग्लास Cu2S, उसी को चेल्कोसाइड भी बोलते थे, ठीक है। पर अगर बात किया जाएगा क्यूप्राइट का, तो भैया क्यूप्राइट में ऑक्सीजन लगाना सल्फर की जगह पे, तो Cu2O हो गया। पाइरोलुसाइड, वेरी इंपॉर्टेंट, पाइरोलुसाइड इज अगेन इंपॉर्टेंट। ये क्या होता है, तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड MnO2, ठीक है। जिंकाइट, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो जिंकाइट का क्या हो गया, ZnO। रूटाइल, ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और इल्यूमिनाइट, देखो रूटाइल याद रहेगा तो इल्यूमिनाइट अपने आप याद रहेगा, दोनों इंटर रिलेटेड है। ये है टाइटेनियम ऑक्साइड TiO2, और इसी टाइटेनियम ऑक्साइड के सामने आयरन ऑक्साइड जुड़ जाए, FeO जुड़ जाए, तब ये क्या हो जाएगा, हमारा रूटाइल से बन जाएगा इल्यूमिनाइट। याद रखना, टाइटेनियम, जर्कोनियम, वेनेडियम, ये ऐसे मेटल है जिनको कंट्री मेटल कहा जाता है, मतलब राष्ट्र धातु। क्यों? क्योंकि किसी भी राष्ट्र की ताकत होती है उसकी मिसाइल्स, उसके वेपन्स, और जो मिसाइल्स होती हैं उनका जो बॉडी बनता है, जो जेट प्लेन्स होती हैं उनकी जो बॉडी बनती है, वो याद रखेंगे नॉर्मल आयरन ओरन से नहीं बनेगी, क्योंकि इतना हाई स्पीड से उनको जाना है, एयर रेजिस्टेंस, वायु प्रतिरोध, घर्षण इतना ज़्यादा रहेगा। आयरन आप सबको पता है 1530 डिग्री से लेकर 1710 डिग्री के बीच में पानी बन जाता है। वहाँ पर जो घर्षण के कारण जो ताप रहता है ना, ठीक है, तो ताप ना 2500 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। आयरन का अगर मिसाइल रहेगा, लोहे से उसका खाल बने रहेगा तो हवा में ही पिघल जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा, दुश्मन देश तक तो जाके पहुंच ही नहीं पाएगा। इसलिए जो जेट प्लेन्स होती हैं, जो फाइटर जेट्स होती हैं, जो मिसाइल होती हैं, उन सब का जो बॉडी होता है ना, वो टाइटेनियम, जर्कोनियम, वेनेडियम, इन मेटल से बनता है। और जिस देश के पास ये मेटल ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है वो ताकतवर देश है, इसलिए इसको राष्ट्र धातु कहा जाता है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बता दिया, ये सब आप कभी किसी किताब में नहीं पढ़ेंगे, ये वो टीचर बता सकता है जो जिया है केमिस्ट्री को, जो जिया है फिजिक्स को, साइंस को, ठीक है। चलिए, अब ऑक्साइड के सारे अयस्क हो गए, सल्फाइड आर्सेनिक के सारे अयस्क हो गए। अब हम इंटर कर रहे हैं कहाँ, कार्बोनेट अयस्क में। कहाँ जा रहे हैं भैया, कार्बोनेट के अयस्कों में जा रहे हैं। तो कार्बोनेट अयस्क वेरी इंपॉर्टेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट जोन है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, एक एक को याद रखना है। और जितना कराते जा रहा हूं साथ साथ में वीडियो को रोक रोक के आप लोग को वो पूरा रिवीजन 2 बार बस आंख बंद करो और एक एक को रिवाइज करो, बस इतना करते चलो। साथ में ऑब्जेक्टिव लगाएंगे तब देखना क्या आप लोग का कॉन्फिडेंस निकलेगा, सब याद हो गया रहेगा आप लोग को, आपको पता भी नहीं चलेगा, सब याद हो गया रहेगा, भरोसा रखो, ठीक है। मैग्नेसाइट, भैया नाम में ही मैग्नीशियम है। ये जो साइट का वर्ड जब भी बोले ना तो या तो आप समझ लेना, साइट वर्ड जब भी बोल रहा है ना तो वहां पर कार्बोनेट आता है। क्या आता है, कार्बोनेट। तो मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3, चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट होता है, सबको पता होता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। डोलोमाइट, वेरी इंपॉर्टेंट। डोलोमाइट में याद रखना, इसमें नाम में ही 2 लोग हैं, तोड़ दो, 2 लोग। तो 2 लोग में कौन रहेंगे, एक रहेगा आपका मैग्नीशियम, दूसरा रहेगा कैल्शियम, दोनों के कार्बोनेट का जोड़ा है। तो कैल्शियम कार्बोनेट मैग्नीशियम कार्बोनेट से मिलकर बनता है आप लोग का 2 लोग, मतलब डोलोमाइट, ठीक है। आयरन के उसमें एक्सट्रैक्शन में इसको भी यूज करते हैं ना, निष्कर्षण में। कैलामाइन, कैलामाइन मतलब जिंक कार्बोनेट, ये भी इंपॉर्टेंट है, जिंक कार्बोनेट। मेलाकाइट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। मेलाकाइट में भी 2 लोग रहेंगे, पर ये दोनों के दोनों कॉपर के ही रहेंगे, एक कॉपर कार्बोनेट रहेगा और दूसरा कॉपर हाइड्रोक्साइड रहेगा। तो देखो ये कॉपर कार्बोनेट हो गया और ये हो गया कॉपर हाइड्रोक्साइड। अगर ये दोनों 1-1 मोल में है तो ये मेलाकाइट है। मेलाकाइट जिसको याद रह जाए उसको एजुराइट भी आराम से याद रहेगा, कोई टेंशन नहीं है। यहां कॉपर कार्बोनेट 1 मोल था, कॉपर हाइड्रोक्साइड भी 1 मोल था, बट जैसे ही मेलाकाइट से एजुराइट बनाना है, ये जो कॉपर कार्बोनेट है ना, इसको 2 मोल लगा देना, बाकी कॉपर हाइड्रोक्साइड वैसा ही है। तो एक याद हुआ, दूसरा बोनस से मिल गया हम लोग को। बस कॉपर कार्बोनेट के अमाउंट को क्या किया, डबल कर दिया, तो मेलाकाइट से क्या बन गया, एजुराइट बन गया। याद रहेगा, रखना है, अभी ऑब्जेक्टिव सवाल भी बनाना है। ऐसे ही देखो, ये दोनों भाई भाई, एक का नाम है सेरुराइट, दूसरा का नाम है सिडेराइट। सेरुराइट मतलब लेड और सिडेराइट मतलब आयरन। तो लेड कार्बोनेट हो गया सेरुराइट, सिडेराइट मतलब क्या हो गया, आयरन कार्बोनेट। और आप सबको पता है कि इंसान के लिए जो लेड है वो बहुत घातक है। वाहनों से क्या निकलता है, लेड के ही तो ऑक्साइड निकलते हैं, TeL, टेट्राएथिलीन लेड।
आप सबको पता है पेट्रोल, जब गाड़ियां पुराने जमाने की मोटर थी ना, भड़बड़ भड़बड़ आवाज करती थी, इंजन की ज्यादातर ताकत, ज्यादातर ऊर्जा तो आवाज करने में खत्म हो जाती थी। तो एक वैज्ञानिक थे उस समय के, अल्बर्ट आइंस्टीन थे, वो केमिस्ट्री के, धरती के सबसे महान वैज्ञानिक, उसने बनाया TEL, टेट्राएथिलीन लेड। एक बूंद पड़ता था ना, इंजन शांत, जैसे आजकल कार बगल से गुजर जाती पता नहीं चलता ना, सब उसका खोज है। बट हाँ, वो TEL में क्या था, लेड था। लोगों को पता नहीं चला ये लेड इंसान के लिए इतना हानिकारक है कि शहर का शहर साफ होने लगा। इसीलिए तो एशिया महाद्वीप की जनसंख्या यूरोप से ज्यादा है। कारण क्या है पता है? यूरोप में मोटर कार पहले आया, एशिया वाले गरीब थे बेचारे, यहाँ मोटर कार आया नहीं, वहां TEL का उपयोग शुरू हो गया। पूरा का पूरा एक एक बार में ना 10-10 हजार लोग मरे, लाखों लाख लोग मर गए ना, पूरा यूरोप की जनसंख्या गिर गई। ठीक है, औद्योगिक क्रांति आते आते TEL के प्रयोग से। ऐसा माना जाता है कि ये जो केमिकल है ना TEL, या ये जो बंदा ये जो TEL बनाया, टेट्राएथिलीन लेड बनाया, वो इस पूरे पृथ्वी के 89% प्रदूषण का अकेले जिम्मेदार है। सोचो क्या ही रिवॉल्यूशन लाया, पूरा धरती का सत्यानाश करके चल लिया। ठीक है, बाद में हालांकि उसी के बनाए हुए ऑप्शन हम लोग अल्कोहल को यूज करते हैं, जिसके कारण आजकल गाड़ियां आवाज नहीं करती हैं। ठीक है, ज्यादा उड़ी न थे यूरोप वाले, खाली हो गए, जनसंख्या ही कम कर दिया उसने। चलिए नेक्स्ट, कार्बोनेट के बाद प्यारे साथियों अब हम आएंगे नाइट्रेट अयस्कों पे। किस पे? नाइट्रेट। नाइट्रेट में तो दो ही याद रखना, एक रहेगा चिली सॉल्ट पेपर मतलब सोडियम नाइट्रेट NaNO3, दूसरा होता है सॉल्ट पेपर या इंडियन सॉल्ट पेपर जिसको पोटेशियम नाइट्रेट बोलते हैं KNO3। ये नीट 2020 में पूछा भी। ठीक है, सल्फेट के अगर हम लोग बात करेंगे सल्फेट के, तो भैया सल्फेट के अयस्कों को देखो, ज्यादा इंपॉर्टेंट तो रहेगा नहीं सल्फेट के अयस्क, सामान्य तौर पे आपके सल्फर के, ऑक्सीजन के और कार्बोनेट के ही अयस्क रहते हैं। बट सल्फेट में एप्सम सॉल्ट, जिप्सम सॉल्ट, एप्सम सॉल्ट के बारे में जान लेना, ये MgSO4 × 7H2O होता है। क्या होता है? 7H2। इसको व्हाइट विट्रियोल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, फिर बेराइट, ये नॉन इंपॉर्टेंट, बेरियम सॉल्ट होता है। ठीक है, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है और छेप बनता है। जिप्सम वेरी इंपॉर्टेंट, आप सबको पता है जिप्सम, इसी जिप्सम से क्या बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। चोट वोट लगने पे, हड्डी लगने पे प्लास्टर ऑफ पेरिस चढ़ता है ना, ठीक है, POP। तो जिप्सम का फॉर्मूला है कैल्शियम सल्फेट × 2H2O, CaSO4 × 2H2O। इसी को जब मैं 120 डिग्री पर गर्म कर दूं, कितने डिग्री पर? 120 डिग्री पर जब प्यारे साथियों मैं गर्म करूंगा तो क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट तो ऐसे ही रहता है। ठीक है, वाटर के 1.5 मॉलिक्यूल निकल जाएंगे, 1.5 मॉलिक्यूल निकल जाएंगे, मतलब क्या बचेगा? हाफ H2O। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? हाफ मतलब होता है सेमी या हेमी। ठीक है, जैसे हेमी सर्कल बोलते हो ना, मतलब अर्धवृत्त। ठीक है, तो भैया इसको हम लोग नाम देते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, इसी को कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या नाम देंगे? प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये वाला शायद आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, तो मैं ये कलर यूज कर ले रहा हूं, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। सिंपल। ऐसे ही देखो ग्लोबल लवण मतलब ग्लोबल सॉल्ट जो रहेगा वो सोडियम सल्फेट × 10H2O होता है। यहीं पर सोडियम सल्फेट की जगह अगर सोडियम कार्बोनेट ला लेते तो वो धोने का सोडा हो जाता है ना। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ये नॉन इंपॉर्टेंट, ये भी नॉन इंपॉर्टेंट, छोड़ सकते हो। एल्गेल साइट भी बोलेंगे तो भैया लेड सल्फेट हटाओ। हाँ, केनाइट, केनाइट याद रखना, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट और 3H2O का मिश्रण रहेगा, जिसको केनाइट बोलेंगे। और यही केनाइट से कार्नेलाइट करके एक और आता है, वो होता है KCl, MgCl2 × 6H2O। ये सब डबल सॉल्ट है। डबल सॉल्ट मतलब द्विक लवण, दो अलग अलग यौगिकों से मिलकर बन रहा है ना, बस वही बात है। बाकी ये दोनों को छोड़ दो, कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, जिस पे मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूं आप उसको दिमाग में बसाते जाइए। अच्छा, ये एक लिस्ट है, इसको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें इंपॉर्टेंट जो जो चीजें हैं उसको आप बस याद रख सकते हो। एक है एपेटाइट, जब भी बोलेगा ना मतलब समझ लेना कि कैल्शियम फॉस्फेट तो आएगा ही आएगा। ठीक है, अगर क्लोर एपेटाइट है, देखो कैल्शियम फॉस्फेट तो आएगा। कैसे फॉस्फेट का फॉर्मूला CA3PO4 क्यों होता है? क्योंकि देखो कैल्शियम पे आता है +2 चार्ज और फॉस्फेट PO4 पे आता है -3। मतलब ध्यान समझना, इसकी जब मैं बैलेंसिंग करता हूं तो ये +2 है, ये -3 है, क्रॉस प्रोडक्ट हुआ तो CA3 हो जाता है और PO4 में क्या लग जाता है? 2। दिख रहा है CA3PO4 2, यहां भी CA3PO4 2। कैसे आया, क्यों आया, समझ में आया सभी लोग को?
एपेटाइट का मतलब ये हो गया। क्लोरो एपेटाइट का मतलब कैल्शियम के साथ क्लोराइड जुड़ जाएगा, और फ्लोरो एपेटाइट का मतलब कैल्शियम के साथ फ्लोराइड जुड़ जाएगा। बाकी सब क्लियर है, याद रहेगा। क्लोरो एपेटाइट, फ्लोरो एपेटाइट। चाइना मिट्टी, चाइना मिट्टी आप सबको पता है, घर में बर्तन यूज करते हो ना चीनी मिट्टी का, तो वो क्या होता है, वो एल्यूमिनियम सिलिकेट होता है। तो Al2O3 SiO2 के 2 मोल और 2H2O। ठीक है। फ्लोरस्पार, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक फेल्सपार है, दूसरा फ्लोरस्पार है, दोनों में क्या है, तो फेल्सपार जो होता है ना प्यारे साथियों, KAlSi3O8 होता है। एक काम करो, सबको डबल कर दो। जैसे ही डबल करोगे तो इसको क्या मैं चाहूं तो ऐसा लिख सकता हूं, देखो डबल करते ही ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे 16, सिलिकॉन कितने हो जाएंगे 6, एल्यूमिनियम 2, पोटेशियम 2। तो मैं चाहूं तो इसको लिख सकता हूं K2O Al2O3 into 6 times of SiO2, पोटेशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। ठीक है, गिन लो, 12 ऑक्सीजन और ये 3 15 और एक 16 ऑक्सीजन आए थे, 2 पोटेशियम 2 पोटेशियम 2 एल्यूमिनियम 2 एल्यूमिनियम 6 सिलिकॉन 6 सिलिकॉन। बैलेंस है कि नहीं है, तो पोटेशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट को हम लोग क्या नाम देते हैं, फेल्सपार। और एक आता है फ्लोरस्पार, क्या आता है, फ्लोरस्पार, वो प्यारे साथी होता है CaF2, कैल्शियम डाइफ्लोराइड को हम लोग क्या नाम देंगे, फ्लोरस्पार। दोनों में फर्क है, याद रखना। टेल्क नॉर्मल इंपॉर्टेंट नहीं है, और एस्बेस्टस भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कैल्शियम मैग्नीशियम के सिलिकेट्स होते हैं। ये सिलिकेट के ऊपर मैंने अलग वीडियो बना देनी है कभी, क्योंकि बहुत प्यारा लगता है वो। चलिए, अब आयरन अयस्क, ये सॉरी हैलाइड अयस्क की अगर बात करेंगे, ये बहुत छोटा और बहुत प्यारा सा है। इसमें तो आप लोग के नॉर्मली आते हैं हॉर्न सिल्वर, याद रखना AgCl, क्या है AgCl। कार्नेलाइट मैंने पहले ही बोला था, KCl MgCl2 into 6H2O डबल सॉल्ट है ये। ऐसे ही फिटकरी अगर बोला जाए तो K2SO4 Al2SO4 थ्राइस 24H2O होता है, पोटाशियम का नाम देते हैं उसको। देखो फ्लोरस्पार आया CF2, और क्रायोलाइड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला। ठीक है, क्रायोलाइट, क्रायोलाइट का फॉर्मूला दिमाग में बसा लेना, Na3Alf6। तो पूछा जाता है क्रायोलाइट किसका अयस्क है, एल्यूमिनियम का भी है, सोडियम का भी है। क्लियर, दोनों धातु है ना, तो धातुओं के ही तो अयस्क होते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ तक की बातें अब मुझे लगता है आप सब लोग को क्लियर हो चुकी होंगी। इसी में मैं कुछ और बातों को भी ऐड कर देता हूँ। क्या बातें, कि अगर मान लो हम बात करेंगे इंसान के शरीर में, ह्यूमन बॉडी में कौन से एलिमेंट ज़्यादा कौन से कम पाए जाते हैं, तो ये टॉप 5 एलिमेंट याद रखना। सबसे टॉप पे आता है हाइड्रोजन, फिर आता है ऑक्सीजन, फिर आएगा आप लोग का कार्बन, नाइट्रोजन, ठीक है, उसके बाद आपका सोडियम, मैग्नीशियम, इस तरीके से, या कैल्शियम आ जाएगा। सबको पता है कि भैया इंसान के शरीर में ऑक्सीजन ही प्राणवायु है, कार्बन पाया जाता है, इसीलिए तो हम लोग के मौत के बाद ना कार्बन डेटिंग करके कार्बन 14 के आइसोटोप समस्थानिक का आकलन करके हम लोग बता पाते हैं कि हाँ ये वाला इंसान इस डेट पे मरा था, है ना। CID देखते ही होगे। नाइट्रोजन पाया जाएगा, और कैल्शियम तो हमारी हड्डियों में पाया जाता है। अगर बात होगी समुद्र में, किसकी बात होगी, समुद्र में, ओशियन में, तो समुद्र में आप सब लोग को पता है समुद्र का पानी खारा है, तो खारा है, पहले हाइड्रोजन तो वहां भी सबसे ज्यादा होगा, ठीक है, देन फिर ऑक्सीजन आएगा। समुद्र का पानी खारा है, खारा है मतलब लवण है, सोडियम क्लोराइड है, तो भैया सोडियम क्लोराइड किससे बनेगा, क्लोरीन और सोडियम से। साथ ही साथ में समुद्र का पानी क्षारीय होता है ना, बेसिक होता है, तो सोडियम, मैग्नीशियम, ये सब क्या है, क्षार धातुएं हैं। ये सब क्या है भैया, क्षार धातुएं हैं। तो ये टॉप 5 एलिमेंट हो गए, याद रह जाएंगे। अगर बात होगी किसकी, भूगर्भ में, अर्थ के गर्भ में मिलने वाले धातुओं में, तो इसको याद करने का ट्रिक क्या है, तो इसको याद करने का ट्रिक आप लोग ध्यान से अब समझेंगे, ठीक है। इसको ऐसे ट्रिक से पढ़ना है, OCl फेको, ठीक है, OCl फेको, ठीक है, OCl फेको। ये हो गया आप लोग के अर्थ के क्रस्ट का OCl फेको, ये फेक का, ये ऐसे टाइप का कर सकते हैं, कैल्शियम रहता है। तो इस तरीके से आप लोग का ये कैल्शियम है ना, ये टॉप 5 एलिमेंट मैंने आप लोग को हर जगह के बता दिए, कई बार इस पे भी सवाल बन जाते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारा आज का पूरा एस्पेक्ट, ठीक है। चलो, जीव विज्ञान में कुछ प्रमुख जो चीजें जहां जहां पर पाई जाती है उनकी थ्योरी की अगर बात की जाए, तो प्यारे साथियों याद रखेंगे, आप सब लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि जो मैग्नीशियम होता है वो कहाँ पाया जाता है, तो वो पेड़ पौधे क्लोरोफिल से अपना खाना बनाते हैं। ये बहुत बार पूछता है ना, ये कई बार आप लोगों से पूछता है, ठीक है, कि भैया
पेड़ पौधे आप सब लोगों को पता है क्लोरोफिल से खाना बनाते हैं, उस क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? तो उस क्लोरोफिल में पाया जाता है मैग्नीशियम। और अगर ये पूछा जाए हीमोग्लोबिन हमारे बॉडी में पाया जाता है ना, हीमोग्लोबिन, तो उस हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन में आप सब लोग याद रखेंगे कि भैया हीमोग्लोबिन में पाया जाता है आयरन। ठीक है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम, हीमोग्लोबिन में आयरन। ठीक, चलिए थोड़ा सा टेक्निकल एरर आ गया था, अब सब ठीक है। तो भैया मैं यही चीज आप लोग को बताने जा रहा था कि जो क्लोरोफिल है उसमें कौन पाया जाएगा? मैग्नीशियम। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार कई दुनिया के एग्जामों में पूछा है। ठीक है, जो पोटेशियम रहता है वो पौधों की जड़ों में उपस्थित रहता है। ठीक है, नेक्स्ट जो मैग्नीज है आयरन और कॉपर क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित रहते हैं। याद रखना क्लोरोप्लास्ट में कौन कौन रहेंगे? तो मैग्नीज, आयरन, कॉपर, ये तीनों पाए जाते हैं, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। क्लोरोफिल में केवल किसको लेना? मैग्नीशियम को लेना, मैग्नीज को नहीं। और क्लोरोप्लास्ट की बात हो रही है तो मैग्नीज, आयरन, कॉपर, मतलब एटॉमिक नंबर 25, 26, 27। ठीक है, सॉरी 29, कॉपर तो 29 होता है। जो गाय और जो बिल्लियां होती है ना, रात को कई बार अचानक उनके ऊपर लाइट पड़ता है तो उनकी आंखें ना लाल या हरी कलर की चमकती हैं। क्यों? क्योंकि उनकी आंखों में पाया जाता है क्या? तो उनकी आंखों में जिंक पाया जाता है। ठीक, जिंक पाया जाता है। इसके अलावा ककड़ी की बात करोगे, ठीक है, जो हम लोग ककड़ी उकड़ी गर्मी के सीजन में खूब खाते हैं, कारण क्या है? क्योंकि ककड़ी में याद रखना, ककड़ी में आप लोग का पाया जाता है वेनेडियम, और ये वेनेडियम बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है गर्मी के दिनों में। इसके अलावा झींगा उंगा देखोगे तो उसमें मैग्नीज रहेगा। इसके अलावा अगर आप लोग हीमोग्लोबिन देखोगे, हमारा जो रुधिर है, ब्लड है, हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है। तो ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनके ऊपर भी कई बार सवाल अक्सर बना करते हैं। तो होप सो ये सारी बातें अब आपको क्लियर रहेंगी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे आधारित पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। जैसे आप देख सकते हो कि बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने आप लोग के लिए रखे हुए हैं। इन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को हम लोग अगले क्लास में डील करेंगे। उसके लिए आपको क्या करना है? आपको यहाँ तक की सारी चीज़ों को बहुत खूबसूरती से याद करके रखना है। आप देखेंगे एक एक ऑब्जेक्टिव फिर आप लगा पाएंगे। तो मिलते हैं प्यारे साथियों, तब तक यहाँ तक की चीज़ को एकदम कंठस्थ रखो ना, 2 बार 3 बार अभी वीडियो देखो ना, अभी पूरा पढ़ के रख दो, पूरा याद हो जाएगा। मिलते हैं, इसकी प्रैक्टिस करनी है, साथ में सवाल लगाना है। हैव अ वेरी ग्रेट डे।